दोस्तों स्वागत है आपका चॉइस एजुकेशन में। फिर से एक बार मैं गौतम कुमार आपके साथ। बहुत दिनों से नहीं मिले थे ना हम लोग। क्या सर आप तो कभी वीडियो ही नहीं बनाते हो, बहुत लोगों का कमेंट आता है। क्या करें, क्लास भी है यहाँ पे, उसको देखने के चक्कर में वीडियो नहीं बना पाते हैं क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाने लायक का एटमॉस्फेयर बिल्कुल ही नहीं है, तो इसके लिए सॉरी। मैंने जैसा कि बोला था, केमिस्ट्री का रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो होता है एक तरह का कहिए तो क्रैश कोर्स, इसमें आपका 5 नंबर तो पक्का है और किस्मत साथ दिया तो 10 नंबर, क्योंकि बिहार बोर्ड क्या कर रहा है कि ऑप्शन दे देता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर दें। 10 प्रश्न रहता है। यदि ये वाला क्वेश्चन रीजन बेस्ड वाला दे देता है 5 नंबर का, 3 क्वेश्चन देता है उसमें कि क्या होता है जब इसको इसके साथ करवाया जाए। आप लोग जैसा कि पढ़ पा रहे होंगे, है ना। तो अब हम लोग इसमें से लगभग जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं और उसमें इम्पोर्टेंट है वो सारा क्वेश्चन मैंने आंसर के रूप में सिर्फ दे दिया है। मैं इसको एक बार आपको बता दूंगा, एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाला हूँ मैं, ठीक है। आपको इसके लिए स्क्रीनशॉट लेने का मौका मिलेगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लें या तो वीडियो को रोक के इससे आप लिख लें, ठीक है। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लें। चलिए, तो मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ कॉर्नर में, ठीक है। तो टेस्ट स्टार्ट किया जाए। तैयार हो सर? पेन लेके तैयार हैं, है ना। चलिए टेस्ट को, मैं टेस्ट क्या बोल रहा हूँ, क्लास है ना, हाँ क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने देखिए, मैं यहाँ आ गया, ठीक है, दिख रहा हूँ। चलिए प्रॉपर दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। चलिए आप पढ़ रहे होंगे केमिस्ट्री का, ये जो है रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, हिंदी में क्वेश्चन है, ठीक है। जिनको आंसर है पहले से ही वो अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी मैंने जितना प्रॉपर आंसर हो सकता है केमिस्ट्री का, शॉर्ट एकदम छोटा सा आंसर और उसका स्ट्रक्चर, मैंने दोनों चीज़ डाल दिया है। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा वाला होगा कि क्या होता है जब, या फिर ऐसा क्यों होता है कि इसके साथ इसका रिएक्शन करवाने से ये हो जाता है, ठीक है। चलिए तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि NH3 का क्वथनांक PS3 से ज़्यादा होता है क्यों। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा कि NH3 में H बंधन पाया जाता है जबकि PS3 में कोई H बंधन नहीं पाया जाता है। आप लोगों को पता होगा जिसमें H बंधन पाया जाता है उसका क्वथनांक अधिक होता है। आपको ये लिख देना है, उसके बाद आपको एक छोटा सा ये स्ट्रक्चर बना देना है। ये देखिए NH3 लिख देना है, इसमें H बंधन होता है जबकि PS3 में कोई H बंधन नहीं होता है। आपको दिख रहा होगा शायद, मैं थोड़ा सा और हट जाऊँ, ठीक है। चलिए तो इसमें आपको क्या करना है कि PS3 में कोई H बंधन नहीं होता है, इसी के वजह से इसका क्वथनांक NH3 से कम होता है, ठीक है। उल्टा भी क्वेश्चन दे देता है कि PS3 का क्वथनांक NH3 से कम होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड में हूँ ही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। क्लोरोएसिटिक एसिड से ज़्यादा अम्लीय है क्यों। मतलब कि क्लोरोएसिटिक अम्ल जो है एसिटिक अम्ल से ज़्यादा अम्लीय है क्यों। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और 2017 में भी पूछा गया है, क्योंकि 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया है 17-19, इसका तो क्वेश्चन आप पहले कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो एक तरह का एक क्रैश कोर्स भी हो गया, जबकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, इसका राइट आंसर होगा क्लोरोएसिटिक अम्ल में ज़्यादा अम्लीय होने का वजह क्या है कि क्लोरोएसिटिक अम्ल में क्लोरीन के कारण एक -I इफेक्ट वाला ग्रुप रहता है, ठीक है। और आपको पता होगा कि जिसमें माइनस इफेक्ट होता है उसका एसिडिटी बढ़ जाता है। इसके नीचे एक छोटा सा ये स्ट्रक्चर बना देना है। देखिए ये आपका क्लोरोएसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, इसमें देखिए ये क्लोरीन है, इस क्लोरीन के वजह से यहाँ पे -I इफेक्ट आ गया है। तो -I इफेक्ट आएगा तो आपको पता है एसिडिटी बढ़ जाएगा, अम्लीयता बढ़ जाएगा। और जबकि इसमें बेचारा CH3 में तो सिर्फ +I इफेक्ट वाला ग्रुप होता है, और प्लस इफेक्ट I वाले ग्रुप में तो एसिडिटी माइनस की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। चलिए आप लोगों को ये भी क्वेश्चन का आंसर पता चल गया। आप लोग लिख लें, जरूर लिखें इसको। मैं हो सकेगा तो मैं इसका PDF दूंगा, लेकिन मैं कंफर्म इसके बारे में नहीं कह सकता, ठीक है। यदि कोई लिखने वाला स्टूडेंट होगा तो मैं उससे लिखवा के सेंड कर दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है। इसको आप याद कर लो, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मीथेन गैस बनेगा। तो आपको डायरेक्ट इतना सा तो लिखोगे नहीं, थोड़ा सा बड़ा लिख देना है कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस प्राप्त होता है। इसके लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना देना है, सोडियम एसीटेट सोडा लाइम, इसके साथ जैसे रिएक्शन करवाओगे आप तो थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड के उपस्थिति में होगा गर्म करने पे, है ना। ये हीट का सिंबल है, ठीक है। मैं लिख तो नहीं सकता हूँ क्योंकि लिखने में राइटिंग तो यहाँ पे अच्छा हो नहीं पाता है। ये हीट का सिंबल है। ऐसा करोगे तो आपके पास बनेगा क्लोरीन गैस प्लस Na2CO3, ठीक है। इसमें बना क्या हमारा, सॉरी मीथेन गैस बना, है ना। तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पे मीथेन गैस बनता है। आप इसको भी नोट कर लें,
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, HFHI की तुलना में कमजोर अम्ल है क्यों? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और हेलोजन ग्रुप से ये क्वेश्चन तो फिक्स ही है कि हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें मैंने 2-3 टाइप का दे दिया, इस टाइप का जो भी आएगा अलग अलग पैटर्न पे दिया हो, तो आप इस पैटर्न को याद रखिएगा, आपसे आंसर बन जाएगा। क्या होता है, फ्लोरीन एवं आयोडीन दोनों एक ही ग्रुप के तत्व, हम लोग जान ही रहे हेलोजन ग्रुप के तत्व है। और हम ये भी जानते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, अम्लता बढ़ता है। आप लोग पढ़े होंगे ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में ऊपर से जब हम नीचे आते जाते हैं तो एसिडिटी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है ना। तो आपको पता होगा फ्लोरीन और आयोडीन का, यदि आपको पता है तो फ्लोरीन ऊपर में होता है जबकि आयोडीन नीचे में होता है। अब ये बेचारा नीचे में है तो इसका अम्लता ज़्यादा हो जाएगा, तो यही हुआ कि इसका अम्लता ज़्यादा हो गया इसके अपेक्षा। तो उल्टा यदि यहाँ पे लिखा हुआ है कि HFHI की तुलना में कमजोर अम्ल है क्यों, तो इसका रीजन क्या है कि एक ही ग्रुप के ये दोनों तत्व हैं, लेकिन हम जानते हैं कि एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे एसिडिटी बढ़ता है और नीचे से ऊपर जाने पे एसिडिटी घटता है। तो हमारा फ्लोरीन ऊपर में है जबकि आयोडीन नीचे में है, नीचे में आयोडीन है तो हाइड्रोजन के साथ यहाँ आयोडीन रिएक्शन कर रहा है तो इसका एसिडिटी ज़्यादा होगा। चलिए समझ गए। आपको ये भी स्ट्रक्चर, ये छोटा सा जो ये बनाए ना ड्राइंग, ये ड्राइंग भी आपको बना देना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, HFHCl से कम अम्लीय है क्यों? सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। हम लोग जान रहे हैं फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों एक ही ग्रुप का तत्व है, हेलोजन ग्रुप का, और हम ये भी जानते हैं एक वर्ग में नीचे आने पे अम्लता बढ़ते जाता है। ठीक है, और ऊपर जाने पे आकार बढ़ता है। इसमें ये ऐड करना है क्योंकि इसमें यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों लगभग थोड़ा सा नीचे ऊपर है, तो क्या बोला था, HCl HF से कम अम्लीय है क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए HF हमारा ऊपर है और हम लोग जानते हैं ऊपर जाने पे क्या होता है, एसिडिटी घटता है लेकिन आकार बढ़ता है, और आकार बढ़ने से अम्लता भी बढ़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, H3PO3 डायप्रोटिक या द्विभाषमिक है क्यों? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है, H3PO3 में OH का बंधन होता है जिसमें 2 हाइड्रोजन ऐसा होता है जिसको हम विस्थापित कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बढ़ा सकते हैं। तो जितने हाइड्रोजन को हम विस्थापित करेंगे उसका क्षारीयता उतना होगा। तो इसमें क्या होता है, H3PO3 में हम सिर्फ 2 हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं जिसके वजह से इसका क्षारीयता क्या होता है, 2 होता है। दो क्षारीयता को ही द्विभाषमिक यानी डाई बेसिक या डायप्रोटिक जो कह दीजिए ये कहा जाता है। इसके नीचे आपको इसका ये स्ट्रक्चर बना देना है, डबल बॉन्ड OP के साथ, यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 1 3 ऑक्सीजन, देखिए यहाँ 3 ऑक्सीजन हो गया, बचा H और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइल जल से अभिक्रिया करता है? तो कैल्शियम कार्बाइल जल से अभिक्रिया करके एसिटिलीन बनाता है जिसका सिंबल होता है CH ट्रिपल बॉन्ड। ये देखिए यहाँ पे ये एसिटिलीन का सिंबल है। तो आपको सिर्फ एक लाइन लिखना है कि दिख नहीं रहा है, लास्ट में CSOH का होल 2 है। ठीक है, तो क्या है कि क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइल जल से अभिक्रिया करता है, तो कैल्शियम कार्बाइल जल से अभिक्रिया करके एसिटिलीन बनाएगा। ठीक है, आप इसके बाद वाला ये स्ट्रक्चर लिखो क्योंकि आप 12th के एक स्टूडेंट हो तो ये भी तो लिखना आपका फर्ज है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एसिटिलीन को लाल तप्त कॉपर नली से गुजारा जाता है तो क्या होगा? एसिटिलीन को जब हम रेड कॉपर ट्यूब से निकालेंगे तो क्या होगा? तो नॉर्मल सा आंसर है बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख देना, ये एसिटिलीन का फॉर्मूला है और C6H6 तो बेंजीन का फॉर्मूला है, बचपन से ही पता है। सर बचपन में इतना कहाँ, सही में 9 से 8 से पता होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन है मीथेन क्लोरीन से सूर्य के उपस्थिति में अभिक्रिया करे तो क्या होगा, बताना है। तो देखिए इसमें 3 स्ट्रक्चर आने वाला है। तो पहले तो आप लोग जान जाइए कि क्लोरोफॉर्म बनाएगा तीसरे स्ट्रक्चर में जाके, कैसे? तो ये देखिए पहले आप मीथेन को क्लोरीन से सूर्य, यहाँ पे सनलाइट है, सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराए तो CH3Cl बना। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहली स्टेप में CH3Cl बना। दूसरे स्टेप में जब इसको फिर से हम क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे, इसको यदि हम फिर से क्लोरीन से अभिक्रिया कराएं तो फिर क्या बनेगा, CH2Cl2 है ना। यहाँ से एक H गया, देखिए इसमें 4 था इसमें 3 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो आएगा CH3Cl2 प्लस Cl2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, CHCl3 जो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है। तो आपको ये भी पूछा था क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला बताइए, तो CHCl3 होता है। और कैसे बनता है तो आप लोगों ने देख ही लिया कि मीथेन गैस को क्लोरीन से अभिक्रिया 2 बार करवा दें लगातार तो हमारा क्या बन जाएगा,
क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। आपको ये स्ट्रक्चर लिख देना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, H2O उदासीन है जबकि H2S अम्लीय है, क्यों? तो बड़ा सा अच्छा सा सवाल है कि दोनों एक ही वर्ग में हैं और हम जानते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे अम्लता बढ़ता है। H2O उदासीन है जबकि H2S अम्लीय है, क्योंकि यहाँ देखिए, एक मिनट, आप वहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे शायद नहीं ऐड हो पाया, चलिए कोई बात नहीं, इसके लिए सॉरी। ऑक्सीजन ऊपर होता है और सल्फर क्या होता है, नीचे होता है। तो ऑक्सीजन ऊपर होने के कारण इसका अम्लता क्या होता है, कम होता है, और सल्फर नीचे होने की वजह से इसका अम्लता ज़्यादा होता है। इसीलिए H2O उदासीन है और H2S अम्लीय है, ठीक है। बिल्कुल बच्चा सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन कि इथाइन जब ठंडे KMnO4 विलयन से अपचयित होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो क्या होता है, इथाइन ठंडे KMnO से अपचयित होकर ऑक्जेलिक एसिड बनाता है, ये याद रखिएगा आप लोग। कैसे, देखिए एसिटिलीन का फॉर्मूला तो पहले बताया, CH में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये एसिटिलीन का फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए ठंडा और KMnO4 से रिएक्शन कराए तो हमारा यहाँ पे क्या बन के तैयार आया, सॉरी, हमारा बन के आ गया ऑक्जेलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है OH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और OH। मतलब दो डबल बॉन्ड में नीचे रखना है O को, या ऊपर रख दीजिए जहाँ आपका मन, दोनों साइड OH को लगा देना है, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला बन जाता है। यदि आपको ऐसा दिया जाए कि ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला स्ट्रक्चर लिखिए, तो ये भी पूछा जाता है, 3 या 5 नंबर का तो हर बार पूछा जाता है, उम्मीद है कि इस बार भी पूछा जाए, तो आपको ये भी कंप्लीटली बना लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इथाइन इथेन से ज़्यादा अम्लीय है, क्यों? फिर सेम बात है, इसमें थोड़ा सा संकरण, sp संकरण के बारे में आप लोग जान रहे होंगे। इथाइन में sp प्रसंकरण है, जबकि इथेन में sp2 संकरण है। इसीलिए क्या होता है, इथाइन आसानी से H खो देता है, जिससे अम्लीयता इसका बढ़ जाता है। इथाइन आसानी से H देता है, मतलब इथाइन से हम लोग H को निकाल सकते हैं आसानी से, और जिससे H निकलेगा उसका अम्लीयता ज़्यादा होगा। आपको नीचे एक छोटा सा ये स्ट्रक्चर बना देना है। ये देखिए, ये हो गया किसका, इथाइन का, सॉरी, ये इथाइन का फॉर्मूला हो गया। इसमें sp संकरण पाया जाता है, जबकि इसमें sp3 पाया जाता है, sp2 पाया जाता है, सॉरी ये 2 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में इसको लिख लें कॉपी में। 40 क्वेश्चन है या 30-35, तो इसमें से फिक्स है, इसी में से आएगा। तो सोच सकते हो 5-10 नंबर, यदि 20-25 क्वेश्चन पर क्या आ रहा है तो बहुत बड़ी बात होती है। चलिए, इसमें जो पिछले साल पूछा गया होगा उसको आप लोग कैंसिल कर देंगे, है ना। क्वेश्चन बैंक तो होगा सबके पास, अरे है कि नहीं है ना, तब काहे मजाक कर रहे हो। अब बताइए, इथाइल ब्रोमाइड KCN से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। अभिक्रिया ही करवाने बैठे हैं तो देख लेते हैं क्या होगा। इथाइल ब्रोमाइड को जब हम KCN से अभिक्रिया कराते हैं तो इथाइल ब्रोमाइड बनता है, बस नॉर्मल सा था। इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला तो आप लोग जान ही रहे होंगे, C2H5Br, और बन क्या गया, C2H5CN। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल साइनाइड बनाएगा, ठीक है, इसको हटाइए, ब्रोमाइड नहीं, इथाइल साइनाइड बनाएगा यहाँ पे, सॉरी 1 मिनट मैं लिख देता हूँ, इथाइल साइनाइड बनाएगा। लिखने में मिस्टेक हो गया है शायद, ठीक है, इस इथाइल साइनाइड बनाएगा, आप लोग याद रखिएगा, साइनाइट होगा, ट होगा, लिख नहीं पा रहा हूँ सही से। चलिए, तो आप लोग याद रखिएगा क्या होता है, इथाइल ब्रोमाइड KCN से अभिक्रिया करके इथाइल साइनाइड बनाता है, जिसका फॉर्मूला आता है C2H5CN, ठीक है। चलिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। बोलिए सर आप नीचे क्यों देखते हैं, नीचे लैपटॉप रखा हुआ है ना यहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, एल्डिहाइड श्रेणी के आरंभिक सदस्य जल से विलय हैं, ज़्यादा विलय हैं, क्यों? तो इसका रीजन देख लीजिए। एल्डिहाइड श्रेणी में प्रारंभिक जो आरंभिक सदस्य हैं वो जल विरागी में कम भाग लेते हैं, शुरू वाला जो है वो जल विरागी में कम भाग लेते हैं, जिस कारण ये जल में ज़्यादा विलेय हैं, ठीक है। जल विरागी मतलब जल को छोड़ने वाला, उसमें कम भाग लेता है, तो जल को लेने वाले में ज़्यादा भाग लेगा। तो जब जल में अटैच होने का क्षमता ज़्यादा है, तो ये तो पूछा था क्यों है, तो आपको नीचे एक स्ट्रक्चर बना देना। देखिए, ये CH3 होने के वजह से जल विरागी है, जबकि CH3 CH2 होने की वजह से ये जल रागी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी, pH4 के आबंध कोण का मान pH3 से ज़्यादा होता है, क्यों?
तो ये देखिए PH3 में एक लोन पेयर है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, बॉन्ड एंगल घट जाता है, जबकि PH4 में कोई लोन पेयर ही नहीं है तो बॉन्ड एंगल क्या घटेगा, इसीलिए ज़्यादा होता है। तो आपको ये स्ट्रक्चर आपको बना देना है, ठीक है। यहाँ देखिए ये है PH4 का, इसमें तो कोई लोन पेयर दिख नहीं रहा है, लेकिन PH3 में यहाँ पे आपको देखिए एक लोन पेयर दिख रहा होगा। चलिए लोन पेयर हुआ तो बॉन्ड एंगल घटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय है क्यों? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, मैं तो बोलूँगा बहुत नहीं, लगभग बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। कभी लॉन्ग में, कभी शॉर्ट में, तो कभी ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में पूछा था क्या बनता है, तो फिनॉल का संयुग्मी क्षार फिनॉक्साइड आयन होता है जो अनुनाद रेजोनेंस के कारण अस्थायी होते हैं, जबकि अल्कोहल का संयुग्मी क्षार एल्डिहाइड आयन एल्कोसाइड आयन होता है जो अनुनाद में भाग ही नहीं लेता। इसलिए फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय है, क्योंकि जो अनुनाद में भाग लेगा उसका क्या होगा, एसिडिटी बढ़ेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए ये है फिनॉल का फॉर्मूला, ठीक है, और यहाँ देखिए अल्कोहल का फॉर्मूला है, आपको दिख रहा होगा। मैं साइड हो जाता हूँ थोड़ा सा, देखिए अब दिख रहा है आपको। चलिए तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर तो थोड़ा सा आएगा ही, जब ने आपने केमिस्ट्री पूरा पढ़ लिया है तो ये स्ट्रक्चर तो आपके सामने बच्चा है, आपका बच्चा नहीं है, स्ट्रक्चर बच्चा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है, फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से ज़्यादा अम्लीय है क्यों? जानत हो ना, जानत हो तो बताओ क्या होता है। एसिटिक अम्ल में आई प्रवाह वाला समूह होता है, आई प्रवाह वाला समूह क्या करता है, अम्लता को घटा देता है, जबकि माइनस आई वाला प्लस आई वाला घटाता है, माइनस आई वाला बढ़ाता है। तो बस हो गया आंसर। यहाँ पे देखिए आपको कोई दिख रहा है, एक मिनट, यहाँ पे देखिए इसमें कोई आई इफेक्ट दिख ही नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे CH3 होने की वजह से एक आई इफेक्ट है प्लस वाला। जब प्लस आई इफेक्ट है तो एसिडिटी क्या होगा, घट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, एनिलीन HCl में घुलनशील है क्यों? तो एनिलीन HCl में घुलनशील है क्योंकि प्रतिक्रिया करके वो एनिलियन लवण बनाता है। छोटा सा एक लाइन में आंसर है। एनिलियन लवण का यहाँ पे देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है, तो ये भी आपको बनाना है, वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है, इथाइल एमाइन एनिलीन से ज़्यादा क्षारीय है क्यों? फिर वही बात है, एम इफेक्ट वाला ग्रुप क्या करता है, प्लस एम इफेक्ट वाला ग्रुप जो होता है और ये प्लस आई इफेक्ट वाला क्या करता है, एसिडिटी घटा देता है। इसमें एक ही प्लस एम इफेक्ट वाला ग्रुप है, जबकि इसमें देखिए आपको 2 आई इफेक्ट प्लस 2 आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। तो ये 2 ग्रुप है, तो बेचारा ये क्या करेगा, एसिडिटी को घटाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने बोला ना, एक क्वेश्चन यदि आप ये याद रख लेते, CH3 CH2 जहाँ दिखा वहाँ पे आपको कर देना है प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट की वजह से एसिडिटी घट जाता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, क्या है, साइक्लो हेक्साएमाइन एनिलीन से ज़्यादा अम्लीय है क्यों? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ज़्यादा अम्लीय होने की वजह से रेजोनेंस होता है, एनिलीन में अनुनाद होता है, ठीक है ना, रेजोनेंस होता है, जबकि साइक्लोहेक्साएमाइन में प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप आएगा तो क्या करेगा, एसिडिटी को घटाएगा। जब एसिडिटी घटेगा तो क्या होगा, क्षारीयता बढ़ेगा। अम्लता घटेगा तो क्षारीयता बढ़ेगा, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा होता है ये। तो अब क्या पूछ रहा था, ये क्या था, साइक्लो हेक्साएमाइन एलिनीन से ज़्यादा क्षारीय है क्यों? क्योंकि एलिनीन में यहाँ पे देखिए आपको प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप एगो दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है, एनिलीन एथिलेमीन से ज़्यादा क्षारीय है काहे? बताना है। और यदि आपको स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो एक बार कंफर्म कर लेंगे, ठीक है, शायद स्ट्रक्चर बनने में कुछ छूट गया हो, है ना। राइट आंसर है इसका, एनिलीन में एक एम इफेक्ट वाला समूह होता है जो क्षारीयता को बढ़ाता है। प्लस एम वाला क्या करता है, क्षारीयता को बढ़ाता है, जबकि प्लस आई वाला क्या करता है, क्षारीयता को घटाता है। तो इसीलिए क्या होता है, एथिलेमीन से एनिलीन से कम क्षारीय होता है, क्योंकि इसमें देखिए एक एम इफेक्ट वाला ग्रुप है, ये क्षारीयता को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है 2, जो कि क्षारीयता को क्या कर रहा है, क्षारीयता को ये भी बढ़ा रहा है, अम्लता घटा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है, फिनॉल अम्लीय है क्यों? इसका आंसर होगा, फिनॉल का संयुग्मी क्षार फिनॉक्साइड आयन है जो रेजोनेंस में भाग लेता है, जो रेजोनेंस में भाग लिया वो अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर बना देना है, ठीक है। रेजोनेंस में आपने इस सब चीज़ को पूरा कंप्लीट किया होगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर,
सिर्फ जेनॉन ही रासायनिक यौगिक बनाते हैं क्यों? जबकि आप जान रहे होंगे कि अक्रिय गैस की श्रेणी में जो भी आता है वो जल्दी बेचारा किसी से यौगिक नहीं बना सकता है। चलिए, जेनॉन का आकार बड़ा होता है, इसका आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, आकार बड़ा तो आयनन ऊर्जा कम, इसमें डी उपकक्षा मौजूद होता है। सबसे बड़ा कारण क्या होता है? इसमें डी उपकक्षा मौजूद होता है, इसीलिए क्या करता है? रासायनिक यौगिक बना सकता है। इसमें कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से ज़्यादा है क्यों? ठीक है, इसका रीजन क्या है? फ्लोरीन का आकार छोटा होना और विकर्षण बल का मान अधिक होना। जिसका आकार छोटा होगा उसका बल का मान ज़्यादा होगा, विकर्षण बल का मान, ठीक है ना, होने के कारण फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम है। विकर्षण ज़्यादा होगा तो चिपकने का गुण कम होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन है सिर्फ जेनॉन ही रासायनिक रिपीट कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, एसीटोन I2 से के साथ क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एसीटोन I2 के साथ क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके आइडोफॉर्म बनाता है। ठीक है, जो एक पीला ठोस है। तो ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन पीला ठोस है? तो वो आइडोफॉर्म होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन है, H2O द्रव अवस्था में रहता है जबकि H2S गैस अवस्था में रहता है, ये काहे होता है? तो H बंधन के कारण होता है। H2O में H बंधन पाया जाता है जबकि H2S में कोई H बंधन नहीं पाया जाता है। तो जिसमें H बंधन पाया जाएगा वो द्रव अवस्था में रहेगा, क्योंकि H बंधन क्या होता है? जोर से पकड़ के रखता है। अणु जितना ज़्यादा चिपकेगा घनत्व तो बढ़ेगा। तो गैस का घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। तो घनत्व कम होने के कारण उसके अणु दूर दूर हो जाते हैं, जिससे हम उसको गैस कहते हैं। यदि अणु चिपक जाए तो द्रव कहेंगे, बहुत ज़्यादा चिपक जाए तो ठोस कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ठीक है, इसका आंसर है H2O में H बंधन पाया जाता है जिसके कारण इसके अणु आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए H2O द्रव अवस्था में पाया जाता है जबकि H2S में कोई भी H बंधन नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 ज्ञात नहीं है, काहे? तो प्यारा सा आंसर है कि P वृत्तीय आवर्त का तत्व है। आपने P ब्लॉक में पढ़ा होगा इन सब चीज को, ठीक है ना। डी ब्लॉक में P क्या है? वृत्तीय P ब्लॉक में P क्या है? वृत्तीय आवर्त का तत्व है, इसलिए इसका संयोजकता क्या होता है? 5 होता है। लेकिन नाइट्रोजन क्या है? द्वितीय आवर्त का तत्व है जिसका संयोजकता 4 होता है। जब संयोजकता 4 होगा तो ये 5 को क्लोरीन कैसे अपने साथ चिपकाएगा? संभव ही नहीं है। यहाँ पे आप लोग इसमें स्ट्रक्चर में भी देख रहे होंगे, तो आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे बना देना है। ठीक है, यहाँ पे P है, इसके साथ क्लोरीन देखो 1 2 3 4 और 5 चिपका हुआ, जबकि इसके साथ बेचारा 1 2 और 3 ही चिपका हुआ है, क्योंकि रीजन आप जान ही रहे हैं। यहाँ पे मिस्टेक है, ये 4 नहीं 5 नहीं, ये 4 होगा। ठीक है, चलिए दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निष्क्रिय गैस का एक परमाणविक होते हैं क्यों? ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज भी हुआ था टेस्ट में। निष्क्रिय गैस एक परमाणविक होते हैं क्यों, बताएं। तो इसका रीजन होता है कि निष्क्रिय गैस सामान्य स्थिति में किसी अन्य से अभिक्रिया नहीं करता है, अर्थात बंधन नहीं बनाता, इसलिए निष्क्रिय गैस बोला जाता है इसको। जब अभिक्रिया किसी से बंधन ही नहीं बना पाएगा तो इसमें 2 परमाणु का तो बात ही सवाल नहीं पैदा ही नहीं होता है। बात कहाँ से पैदा होगा? सवाल पैदा नहीं होता है ना। तो आपको ये दिखा देना है कि यहाँ पे जितने भी होते हैं अक्रिय गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, ये सब क्या होता है कि ये सिंगल में ही रह जाता है बेचारा। ठीक है, जबकि क्योंकि इसमें कोई बॉन्ड ही नहीं होता, बंधन बन ही नहीं पाता, जबकि ऐसा सोचोगे तो ये नहीं होता है। तो आपको ये दिखा देना, नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, फ्लोरीन एक ही अवस्था को दिखाते हैं क्यों? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। फ्लोरीन में डी उपकक्षा नहीं होता है, बात तो सही है, बेचारे के पास कोई डी उपकक्षा नहीं होता है। जब डी उपकक्षा नहीं है तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? +1 होगा। बस हो गया, आंसर खत्म। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरीन का विरंजक गुण अस्थायी है, क्लोरीन का विरंजक गुण अस्थायी है जबकि H2S का नहीं, ऐसा काहे? तो इसका रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। क्लोरीन एक क्या है? विरंजक पदार्थ है, आप लोग जान रहे होंगे, जो नमी से अभिक्रिया करके HCl एवं HClO बनाता है, जिसमें विरंजक का गुण अस्थायी होता है, जबकि
H2O का ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसके नीचे आपको ये स्ट्रक्चर बना देना है। यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये तीनों स्ट्रक्चर, दूसरा यहाँ है, ठीक है, और ये लाइन आपको नीचे में लिख देना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है क्लोरीन एवं सिलिकॉन का संयोजकता 4 है जबकि जर्मेनियम SN3 का संयोजकता 2 है, ऐसा क्यों होता है? तो बताना है आपको। इसका रीजन क्या है कि कार्बन एवं सिलिकॉन उदासीन जोड़ी प्रभाव नहीं दिखाता है, ठीक है, जबकि GE और SN उदासीन जोड़ी प्रभाव दिखाता है। उदासीन जोड़ी प्रभाव दिखाने के कारण में क्या होता है, संयोजकता घट जाता है बेचारे का, सॉरी घट नहीं जाता है, उदासीन जोड़ी इफेक्ट दिखाने से क्या होता है, वो संयोजकता 2 भी दिखा सकता है और 4 भी दिखा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, BCl3 लुईस अम्ल है क्यों? इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। इसका रीजन क्या होता है, BCl में H बंधन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इसका टेंडेंसी लोन पेयर को एक्सेप्ट करने का होता है, इसीलिए लुईस अम्ल क्या होता है, अम्ल की तरह कार्य करता है। ये कार्य लिखा गया है, ये कार्य करता है। इसमें लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, जल्दी टच पैड ले लूँगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये बेचारा बोरॉन है बीच में, तो इसका 2 इधर इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर है, 2 इधर है, कुल मिला के कितना हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, NH3 लुईस क्षार है क्यों? तो फिर उसका भी सेम वैसा ही आंसर होगा। क्या NH3 में N के पास लोन पेयर है जो आसानी से अन्य एलिमेंट को क्या करता है, डोनेट कर सकता है। जब डोनेट करेगा तो इसमें स्वाभाविक सी बात है, लुईस क्षार बनाने का क्षमता भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है, उदासीन जोड़ी प्रभाव क्या है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए जितने भी P ब्लॉक के उच्च तत्व का NS इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बंधन बनाने के प्रति अपनी निष्क्रियता दिखाते हैं। P ब्लॉक का जितना भी उच्च तत्व होता है ना, वो NS इलेक्ट्रॉन बंधुता बनाने से बोलता है हमको भाई नहीं बनाना है। जब नहीं बनाना है तो उदासीन जोड़ी, ये जो नहीं बनाने का टेंडेंसी है ना, इसी को क्या बोला जाता है, उदासीन जोड़ी प्रभाव। इसके कारण क्या होता है, संयोजकता का इकाई 2 से घटते चला जाता है, ठीक है। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन, H3PO3 अवकारक के रूप में कार्य करता है, ठीक है, ये है कार्य करता है, ठीक है, जबकि H3PO4 नहीं। तो उसके नीचे का रीजन आप पढ़ लीजिए और इसके नीचे ये लिख देना है, ये ठीक है ना। H3PO3 में P के पास ऑक्सीडेशन नंबर घट एवं बढ़ सकता है, जबकि H3PO4 के पास P का ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ घट सकता है। इसीलिए क्या है, H3PO3 अवकारक के रूप में कार्य करता है, जबकि ये बेचारा नहीं कर पाता है, ठीक है। नीचे आपको ये स्ट्रक्चर बना देना है। यहाँ x बराबर कितना निकल गया, 3 होगा, क्योंकि यहाँ देखिए +3 इस साइड है, ये 6 माइनस है, 6 में से 3 जाएगा तो -3 होगा, 3 में से 6 जाएगा तो -3, उस साइड 3 चला जाएगा तो प्लस बन जाएगा, इसमें जबकि क्या होगा, x बराबर 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, ईथर का क्वथनांक अल्कोहल से कम है क्यों? ईथर का क्वथनांक अल्कोहल से कम है क्यों? तो इसमें क्या है, H बंधन का ही कारण है इसमें भी, कि अल्कोहल के अणु H बंधन के कारण जुड़े होते हैं, जिसका क्वथनांक क्या होगा, जब H बंधन से जुड़े होंगे तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा, यानी क्वथनांक क्या होगा, उच्च होगा। जबकि ईथर में कोई H बंधन बेचारे के पास पाया ही नहीं जाता है, इसीलिए क्वथनांक कम होता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग लिख लें, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें। इस तरह से मैं ज़्यादा एक्सप्लेन तो इसमें नहीं कर सकूँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है। यदि इस टाइप का आपको और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दें, हो सकता है तो मैं फिजिक्स का इसी तरह से क्वेश्चन आंसर शॉर्ट का और लॉन्ग का एक बार कंप्लीट करा दूं हर चैप्टर का, जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से उससे ही आएगा क्वेश्चन, 100% आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।